क्या आपने कभी बिना किसी वजह के खुद को एंग्शियस महसूस किया है? जैसे कोई पुरानी याद जो दिमाग में साफ नहीं है लेकिन शरीर को थका देती है। क्या ऐसा होता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो, जैसे बॉडी किसी खतरे में हो, जबकि खतरा तो सालों पहले चला गया था? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपका इमेजिनेशन नहीं है। ये आपकी बॉडी है जो उन जख्मों को अब भी कैरी कर रही है जो शायद आपने कभी फुली प्रोसेस ही नहीं किए। ये कहानी है उन इमोशंस की जो दिमाग भूल जाता है लेकिन शरीर नहीं। ये जर्नी है उन लोगों की जो टूटे बिखरे लेकिन फिर भी खुद को हील किया, बिना सब कुछ भुलाए बल्कि उसे समझकर, फेस करके। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। द बॉडी कीप्स द स्कोर बाय डॉक्टर बेसल वंडर कोल्क। लेकिन ये कोई ड्राई साइकोलॉजी बुक नहीं है। ये एक सच है जो हमारे शरीर में बसा है, हर उस इंसान के लिए जिसने कभी अकेले, डरे या टूटे हुए महसूस किया हो। इस पूरी ऑडियो बुक में हम डीप बट सिंपल भाषा में समझेंगे कि ट्रॉमा सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि शरीर में कैसे बस जाता है और उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। और सबसे ज़रूरी बात, ये जर्नी भारत के हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी अपने इमोशंस को दबाया, स्ट्रांग बनने के नाम पर खुद को इग्नोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी हीलिंग जर्नी जिसे सुनकर शायद आप खुद को थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे और पहली बार बॉडी को भी वो रिस्पेक्ट दे पाएंगे जिसकी वो हकदार है। चैप्टर 1, जब दिमाग चुप हो जाए लेकिन शरीर चीख रहा हो। कभी ऐसा लगा है कि कोई पुराना दर्द जो सालों पहले गुजर गया वो आज भी आपके अंदर कहीं जिंदा है? कोई हादसा, कोई दुख, कोई डर जो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी वो आपको चैन से जीने नहीं देता। यही है उस किताब की शुरुआत जहां डॉक्टर बेसल वंडर कोल्क हमें बताते हैं कि कैसे ट्रॉमा सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि हमारे शरीर में भी बस जाता है। वो कहते हैं कि हम जब किसी ट्रॉमेटिक घटना से गुजरते हैं तो हमारा शरीर उस दर्द को अपनी लैंग्वेज में याद रखता है। सिर दर्द, पेट में दर्द, नींद की दिक्कत, अचानक गुस्सा या डर लगना। डॉक्टर वांडर कोल्क की पहली जॉब बॉस्टन वीए हॉस्पिटल में थी, जहां वो वियतनाम वॉर से लौटे हुए सोल्जर्स का इलाज कर रहे थे। बाहर से सब ठीक लगते थे लेकिन अंदर कुछ टूटा हुआ था। ये लोग हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाते, नींद में चिल्लाते या फिर अंदर ही अंदर खुद को खत्म कर रहे थे। कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा था, न उनके परिवार न डॉक्टर। यही से एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ बात करके या दवा देकर इस दर्द को मिटाया जा सकता है? इस चैप्टर में वो बताते हैं कि कैसे वो खुद ट्रॉमा की लैंग्वेज को समझना शुरू करते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि जब लोग अपने दर्द की कहानी सुनाते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। मतलब शरीर उन मेमोरीज को दोबारा जी रहा होता है। और यही उनकी रिसर्च का पहला पड़ाव बना। ट्रॉमा डजंट जस्ट हैपन टू द माइंड, इट हैपन्स टू द बॉडी टू। इंडिया जैसे देश में भी जहां मेंटल हेल्थ की बात अक्सर नज़रअंदाज होती है, वहां ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ भी लाखों लोग हैं जो अब्यूज़, लॉस या निग्लेक्ट से गुजरे हैं लेकिन कह नहीं पाए, सिर्फ सहते रहे। चैप्टर 2, ट्रॉमा को नज़रअंदाज करने की कोशिश और उसका बुरा असर। इस चैप्टर में डॉ वैंडर कोल्क उस बेसिक सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगर हम अपने ट्रॉमा को इग्नोर करते हैं तो क्या वो खुद ब खुद चला जाता है? जवाब है नहीं। वो कहते हैं कि ट्रॉमा को भूलना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि दिमाग तो शायद भूल जाए लेकिन शरीर नहीं भूलता। जब कोई इंसान चाइल्डहुड अब्यूज़, एक्सीडेंट, वॉर या किसी इमोशनली डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप से गुजरता है तो उनका नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में ही फंसा रह जाता है, जैसे टीवी का रिमोट पॉज पर न होकर फास्ट फॉरवर्ड पर स्टक हो गया हो। ज़रा सी आवाज़, किसी खास स्मेल या टच से ट्रिगर हो जाना, ये सब इस बात का सबूत है कि ट्रॉमा अभी गया नहीं है, वो अंदर एक्टिव है। डॉक्टर वांडर कोल्क का एक खास ऑब्जर्वेशन ये था कि बेहद सारे लोग जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी की दवा ले रहे थे, असल में वो किसी ट्रॉमा से गुजरे थे, पर कभी बात नहीं की। दवाएं सिम्टम्स को दबा सकती हैं लेकिन रूट कॉज को नहीं। इस चैप्टर में वो ब्रेन स्कैन स्टडीज़ की बात करते हैं
जहां देखा गया कि जब ट्रॉमाटाइज्ड लोग किसी पेनफुल मेमोरी को रिकॉल करते हैं तो उनके दिमाग का स्पीच सेंटर यानी ब्रोकस एरिया इनएक्टिव हो जाता है। मतलब जब दर्द की याद आती है तो शब्द गायब हो जाते हैं, लेकिन इमोशंस एक्टिव रहते हैं। और यही वजह है कि कई लोग बस रो देते हैं या चुप हो जाते हैं, बोल नहीं पाते। इंडियन ऑडियंस के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ भी बहुत से लोग अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं ताकि लोग क्या कहेंगे वाली सोसाइटी से बच सकें। लेकिन ये दबाया हुआ ट्रॉमा बाद में बॉडी में पेन, इलनेस या इमोशनल नमनेस के रूप में बाहर आता है। तीसरा अध्याय, दिमाग की जटिलता और ट्रॉमा का असर। अब बात करते हैं दिमाग की। कैसे ट्रॉमा हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों पर असर डालता है। डॉ वैन डर कोल बताते हैं कि हमारे दिमाग में 3 मुख्य प्रणालियां हैं: सोचने वाला दिमाग, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, और सर्वाइवल ब्रेन, ब्रेन स्टेम। जब हम किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरते हैं तो हमारा सर्वाइवल ब्रेन कंट्रोल ले लेता है और बाकी 2 सिस्टम्स पीछे हट जाते हैं। इसका मतलब ये कि जब भी कोई ट्रिगर होता है तो हमारा दिमाग सोचने या इमोशन को प्रोसेस करने की बजाय बस बचाव मोड में चला जाता है, जैसे फाइट फ्लाइट फ्रीज। इसलिए बहुत सारे लोग जिन्हें बचपन में अब्यूज़ या नेग्लेक्ट झेलना पड़ा, बड़े होकर भी किसी छोटी सी बात पर डर जाते हैं या डिफेंसिव हो जाते हैं। इस चैप्टर में एक कहानी आती है एक यंग गर्ल की, जो अपने अब्यूसिव घर से निकली तो थी, लेकिन हर बार किसी मेल आवाज़ से डर जाती थी। उसका दिमाग उसे बार बार खतरे का सिग्नल भेज रहा था, जबकि अब वो खतरा असल में मौजूद नहीं था। डॉक्टर बेसल बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में एक छोटी सी आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर, एमिगडाला, होता है, जो डेंजर डिटेक्ट करता है। ट्रॉमा के बाद ये ओवर एक्टिव हो जाता है और हर न्यूट्रल चीज़ को भी खतरा समझने लगता है। इसीलिए हीलिंग में सिर्फ बात करना काफ़ी नहीं होता, बॉडी और ब्रेन दोनों को एक साथ हील करना होता है। योगा, माइंडफुलनेस, EMDR जैसी थेरेपीज़ इसलिए असर करती हैं क्योंकि ये शरीर को भी इन्वॉल्व करती हैं। इंडियन सेटिंग में ये मैसेज बहुत पावरफुल है, क्योंकि हम अक्सर अपने शारीरिक लक्षणों को अलग और भावनात्मक दर्द को अलग समझते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम शरीर और मन को एक साथ एड्रेस नहीं करते, तब तक हीलिंग अधूरी रहती है। चौथी किताब, जब यादें तस्वीरें नहीं दर्द बन जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई हादसा या डरावनी घटना डिटेल में याद नहीं होती, लेकिन उसका असर हमारी जिंदगी में हर जगह महसूस होता है। यही बात डॉक्टर बेसल इस चैप्टर में समझाते हैं कि कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस दिमाग में वैसे रिकॉर्ड नहीं होते जैसे एक मूवी या फोटो एल्बम होता है। इंस्टेड वो फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, टूटे फूटे इमोशंस, इमेजेस, सेंसेशंस, जो बिना किसी लॉजिकल ऑर्डर के बार बार वापस आते हैं। उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति ट्रॉमा से गुजरता है तो उनका हिपोकैम्पस, वो ब्रेन पार्ट जो मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है, टेम्पोरेरीली शट डाउन हो जाता है। इसका मतलब मेमोरी स्टोर तो होती है, लेकिन बिखरे हुए पार्ट्स में। और यही वजह है कि कई लोग बोल नहीं पाते कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन उनका शरीर हर बार उस दर्द को महसूस करता है। डॉक्टर बेसल ने एक रेप सर्वाइवर की कहानी बताई, जो हर बार एलिवेटर में पैनिक अटैक का शिकार होती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता था क्यों। थेरेपी के दौरान ये सामने आया कि उसका अटैकर एक बंद अंधे एलिवेटर में था, पर वो मेमोरी वर्ड्स में नहीं थी, वो सिर्फ बॉडी में छुपी हुई थी। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि क्यों लोग कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कोई बच्चा जिसे बचपन में अब्यूज़ झेलना पड़ा हो, वो बड़ा होकर कह सकता है कि कुछ खास हुआ नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर और इमोशनल पैटर्न्स कुछ और बताते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ लोग अक्सर पेनफुल मेमोरीज को दबा देना स्ट्रेंथ समझते हैं, वहाँ ये समझना ज़रूरी है कि सप्रेशन की कॉस्ट बहुत हैवी होती है। हमारी बॉडी धीरे धीरे उस दबे हुए दर्द का बोझ उठाती रहती है। किसी को क्रॉनिक फटीग, किसी को बैक पेन, किसी को ट्रस्ट इश्यूज की शक्ल में। चैप्टर 5, जब दिमाग खुद को बचाने के लिए डिसोसिएट कर ले।
ट्रॉमा से बचने के लिए माइंड कई बार खुद को उस मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर लेता है। इसे कहते हैं डिसोसिएशन। डॉक्टर वैन डर कोल बताते हैं कि कई बार जब दर्द बहुत इंटेंस होता है तो इंसान खुद को उस स्थिति से मानसिक रूप से अलग कर लेता है। यानी शरीर वहीं होती है लेकिन मन कहीं और चला जाता है। एक छोटी सी बच्ची जिसे दुर्व्यवहारी वातावरण में पाला जाता है, वो अपने मन को एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाती थी जहां सब सेफ था। धीरे धीरे वो हैबिट बन गया और फिर बड़े होकर भी जब भी कोई स्ट्रेस या इमोशनल पेन आता तो उसका दिमाग डिसोसिएट कर जाता। वो खुद को नॉर्मल सिचुएशंस में भी डिस्कनेक्टेड महसूस करती थी, जैसे लाइफ को कोई और जी रहा हो। डिसोसिएशन कुछ समय के लिए सेफ्टी देता है लेकिन लंबे वक्त में ये इंसान को रियल लाइफ से दूर कर देता है। बेसल कहते हैं कि बहुत से लोग जिनका डायग्नोसिस पीटीएसडी या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा के बाद डिसोसिएशन का शिकार होते हैं। इंडिया में भी जब बच्चे अब्यूसिव फैमिलीज या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पलते हैं तो सर्वाइवल के लिए उनका माइंड डिसोसिएट कर जाता है। यही रीज़न है कि कई लोग बड़े होकर इमोशनली नंब होते हैं, न पूरी तरह खुश हो पाते हैं न दुख महसूस कर पाते हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर बेसल बताते हैं कि हीलिंग के लिए सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है कि डिसोसिएशन हो रहा है। इसके बाद बॉडी बेस्ड थेरेपीज जैसे मूवमेंट थेरेपी, योगा और EMDR हेल्प कर सकती हैं ताकि बॉडी और माइंड का कनेक्शन फिर से बन पाए। चैप्टर 6, जब ट्रॉमा रिलेशनशिप्स को तोड़ देता है। ट्रॉमा सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं, उनके रिलेशनशिप्स को भी डीपली अफेक्ट करता है। इस चैप्टर में डॉ वैन डर कोल्क बताते हैं कि ट्रॉमेटिक पास्ट से गुजरे हुए लोग अक्सर ट्रस्ट करने में दिक्कत महसूस करते हैं, इंटीमेसी से डरते हैं और इमोशनल क्लोजनेस को अवॉइड करते हैं। उनके एक पेशेंट की कहानी थी जो बचपन में नेग्लेक्ट और अब्यूज़ का शिकार हुआ था। जब वो बड़ा हुआ और प्यार मिला तो उसे उस प्यार पर भरोसा नहीं हुआ। उसे बार बार लगता था कि ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगा और इसी डाउट में वो रिलेशनशिप खुद बर्बाद कर बैठा। ट्रॉमा में हमारा नर्वस सिस्टम इतना अलर्ट हो जाता है कि हम सेफ्टी की जगह डेंजर ढूंढने लगते हैं। इवन इन लव, किसी का फ्रेंडली टोन भी हमें कंट्रोलिंग लग सकता है। और अगर बचपन में पेरेंट्स ही अनसेफ थे तो अडल्ट लाइफ में भी हमें हर क्लोज पर्सन से खतरा महसूस हो सकता है। इंडियन कल्चर में जहाँ परिवार और रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है, वहाँ अगर कोई इंसान अपने फैमिली या स्पाउस से डिस्कनेक्ट महसूस करता है तो उसे अक्सर दिल लगा कर रहो जैसे सुपरफिशियल एडवाइस मिलती है। लेकिन अगर वो डिस्कनेक्ट ट्रॉमा से जुड़ा हो तो ये इतना सिंपल नहीं होता। डॉक्टर बेसल बताते हैं कि ट्रॉमेटाइज्ड लोगों के लिए सेफ रिलेशनशिप्स डेवलप करना एक लंबी जर्नी है। उन्हें पहले खुद से ट्रस्ट बनाना पड़ता है, अपनी बॉडी, अपने इमोशंस, अपने इंस्टिंक्ट्स पर दोबारा भरोसा करना होता है, तभी वो दूसरों से कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए हीलिंग सिर्फ थेरेपी रूम में नहीं होती, वो होता है एवरीडे लाइफ में, जहाँ कोई हमें पेशेंस से सुने, बिना जज किए साथ दे और स्लोली हमें ये फील कराए कि मैं सेफ हूँ। चैप्टर 7, जब बॉडी खुद ही हीलिंग की शुरुआत करती है। इस चैप्टर में डॉ वैन डर कोल्क हमें एक बहुत ज़रूरी पॉइंट बताते हैं कि हीलिंग सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि शरीर से भी शुरू होती है। उन्होंने देखा कि जिन पेशेंट्स ने सिर्फ बातों के जरिए थेरेपी की वो एक लिमिट तक ही ठीक हो पाए, लेकिन जिन लोगों ने बॉडी बेस्ड मेथड्स अपनाई जैसे योगा, मूवमेंट थेरेपी, डीप ब्रीदिंग, उनका रिकवरी लेवल बहुत ज़्यादा था। बॉडी और माइंड का कनेक्शन बहुत डीप होता है। जब हमारा नर्वस सिस्टम बार बार खतरे का सिग्नल देता है तो बॉडी हमेशा अलर्ट मोड में रहती है। हार्ट रेट तेज़, मसल्स टाइट और सांसें उथली हो जाती हैं। ये स्थिति सालों तक बनी रह सकती है। लेकिन जब हम बॉडी को रिलैक्स करना सिखाते हैं तो ब्रेन भी सिग्नल देता है कि अब सब ठीक है। योगा का जिक्र बार बार आता है इस चैप्टर में। डॉक्टर बेसल ने बहुत से सर्वाइवर्स के साथ योगा का इस्तेमाल किया और पाया कि धीरे धीरे उनकी बॉडी सेफ फील करने लगी, जिसका असर उनके इमोशंस और थॉट्स पर भी पड़ा। इंडिया में जहां योग सेंचुरीज से मौजूद है, वहां इसका सही इस्तेमाल मेंटल हेल्थ के लिए अब भी अंडर यूज्ड है।
लोग इसे सिर्फ फिटनेस या रिलीजियस एंगल से देखते हैं, जबकि ये एक डीप बॉडी माइंड हीलिंग टेक्निक है। डॉक्टर बेसल बताते हैं कि जब हम किसी पॉस्चर में ठहरते हैं, अपनी सांस पर ध्यान देते हैं और बॉडी के अंदर के सिग्नल्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम अपने शरीर से दोबारा कनेक्ट होने लगते हैं। और यही पहली स्टेज है ट्रॉमा को रिलीज करने की। चैप्टर 8, EMDR एंड मेमोरीज को दोबारा लिखना। EMDR यानी आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग एक ऐसी थेरेपी है जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज को प्रोसेस करने में बॉडी और ब्रेन दोनों की मदद करती है। डॉ वैन डर कोल्क ने इसे अपने पेशेंट्स पर अप्लाई किया और पाया कि ये कई बार ट्रेडिशनल टॉक थेरेपी से भी ज़्यादा इफेक्टिव थी। EMDR में पेशेंट को अपनी पेनफुल मेमोरी रिकॉल करनी होती है और उसी वक्त थेरेपिस्ट उनकी आंखों की मूवमेंट को गाइड करता है, लेफ्ट टू राइट। ये प्रोसेस दिमाग को एक नए तरीके से मेमोरी को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, जिससे वो मेमोरी डर का रूप छोड़कर नॉर्मल पास्ट एक्सपीरियंस में बदल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक महिला जो चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज से गुजरी थी, EMDR के बाद अपने अटैकर के बारे में सोचते वक्त फ्रीज नहीं होती थी। उसका दिमाग अब उसे ये सिग्नल नहीं दे रहा था कि तू डेंजर में है। EMDR का ब्यूटी ये है कि इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से लोग ट्रॉमा के बारे में बोल ही नहीं पाते, या तो वर्ड्स नहीं मिलते, या वो इमोशंस इतना ओवरवेल्म करते हैं कि वो बंद हो जाते हैं। EMDR उन्हें नॉन वर्बल तरीके से हीलिंग का रास्ता देता है। इंडिया में जहाँ अक्सर लोग कहते हैं जो हो गया उसे भूल जा, वहाँ EMDR ये सिखाता है कि भूलना नहीं, समझना और रिलीज करना ज़रूरी है। चैप्टर 9, ट्रस्ट, टच और सेफ कनेक्शंस। इस चैप्टर में बात होती है टच और ह्यूमन कनेक्शन की इम्पोर्टेंस की। डॉक्टर बेसल कहते हैं कि ट्रॉमा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो इंसान को आइसोलेट कर देता है, लेकिन हीलिंग का रास्ता कनेक्शन से होकर ही जाता है। जब कोई पर्सन किसी वार्म काइंड ह्यूमन से टच फील करता है, जैसे किसी का हाथ पकड़ना, गले लगना या सिर्फ साथ बैठना, तो उसका बॉडी और ब्रेन सिग्नल करते हैं कि अब तू अकेला नहीं है। इससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो इमोशनल बॉन्डिंग और रिलैक्सेशन लाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रॉमेटिक पास्ट वाले लोग टच से डरते हैं। उन्हें किसी का करीब आना अनकंफर्टेबल लगता है। इसलिए थेरेपी में सेफ टच, ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस और स्लो एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया जैसे कल्चर में जहाँ फिजिकल टच बहुत कॉमन है, माँ का हाथ सिर पर, पिता का कंधे पर हाथ, वहाँ ये टूल्स बहुत इफ़ेक्टिव हो सकते हैं हीलिंग के लिए, लेकिन तभी जब ये रिस्पेक्टफुल और सेफ हो। डॉक्टर बेसल बताते हैं कि कनेक्शन और ट्रस्ट सिर्फ थेरेपी रूम में नहीं, बल्कि दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में बनने चाहिए, फ्रेंड्स, फैमिली और कम्युनिटी के जरिए। चैप्टर 10, न्यू ब्रेन, न्यू बॉडी, न्यू लाइफ। अब बात आती है आखिरी और सबसे होपफुल चैप्टर की, जहां डॉ वैन डर कोल दिखाते हैं कि ट्रॉमा से भले ही बॉडी और ब्रेन पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन हीलिंग भी उतनी ही पावरफुल होती है। ही टॉक्स अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग खुद को दोबारा ट्रेन कर सकता है, नए रास्ते बना सकता है, और बॉडी जो सालों से पेन और फियर में जमी हुई थी, वो फिर से लाइटनेस और जॉय फील कर सकती है। हीलिंग का मतलब है कि हम फिर से अपनी बॉडी को अपना घर माने। ब्रेथ, मूवमेंट, रेस्ट, लाफ्टर, ये सब फिर से नॉर्मल लगने लगे, और ये पॉसिबल है, चाहे वो सोल्जर हो, अब्यूज सर्वाइवर या कोई ऐसा इंसान जिसने इमोशनल निग्लेक्ट झेला हो। इस चैप्टर में डॉक्टर बेसल उन लोगों की स्टोरीज बताते हैं जो डिकेड्स लॉन्ग ट्रॉमा से बाहर निकले। योगा, EMDR, मूवमेंट, म्यूजिक और ह्यूमन कनेक्शन के जरिए। इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे पावरफुल मैसेज यही है, हीलिंग एक जर्नी है, शॉर्टकट नहीं, लेकिन ये जर्नी पूरी तरह पॉसिबल है। कंक्लूजन, दर्द याद रहता है, लेकिन जिंदगी बदल भी सकती है। द बॉडी कीप्स द स्कोर एक पेनफुल लेकिन पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारे साथ जो हुआ वो शायद हमारे अंदर छप गया हो, लेकिन हम उस दर्द में हमेशा फंसे नहीं रह सकते। हमारा शरीर बहुत कुछ याद रखता है,
लेकिन उसी शरीर में हीलिंग की पूरी कैपेसिटी भी होती है। हमें सिर्फ सही तरीके, सही मदद और थोड़ी पेशेंस चाहिए। इंडिया जैसे सोसाइटी में जहाँ लोग इमोशंस को छुपाने के एक्सपर्ट हैं, वहाँ ये किताब एक जेंटल गाइड है कि बॉडी को सुनो, उसे स्पेस दो और खुद से दोस्ती करो। इस जर्नी में हर इंसान का रास्ता अलग होगा। किसी के लिए योगा, किसी के लिए म्यूज़िक, किसी के लिए टॉकिंग थेरेपी, लेकिन कॉमन बात यही है: कनेक्शन, कंपैशन और कंसिस्टेंसी। अगर आपने कभी फील किया है कि आपके अंदर कुछ टूटा है या कोई पुराना जख्म आज भी चुपचाप दर्द देता है, तो जान लीजिए हीलिंग पॉसिबल है। आप अकेले नहीं हैं। बॉडी सब याद रखती है, लेकिन वो हील भी करना जानती है।